बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 8 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन 60 डिग्री फ़ारेनहाइट वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वेदर फील्स कंफर्टेबल बट स्विमिंग इन ओशन फील्स वेरी कोल्ड, एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पे अगर ग्राउंड पे चलते हैं तो हमें कंफर्टेबल फील होता है, लेकिन अगर इतने ही टेम्परेचर पे स्विमिंग की जाए पानी में तो हमें ठंडक फील होती है। इसकी रीज़न क्या है? तो बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ों का कंपैरिजन है, एक ग्राउंड यानी कि अर्थ का और दूसरा वाटर का। तो यहाँ पे सिचुएशन की जो सेंसेशन है ना, किसी भी चीज़ को फील करना, उस चीज़ का डिफरेंस है। थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो वाटर की और एयर की अलग अलग होती है। जब ग्राउंड पे चल रहे हैं तो वहाँ पे क्या इन्वॉल्व है? एयर। और जब स्विमिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे पानी इन्वॉल्व है। अब जो पानी है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू एयर, ठीक है? क्योंकि हीट कैपेसिटी जो है वाटर की स्पेस जो हीट कैपेसिटी है वाटर की वो क्या है? हाई है। और थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई है वाटर की एयर की निस्बत। हीट कैपेसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी वाटर की एयर की निस्बत ज़्यादा है। इस वजह से जब ग्राउंड के ऊपर चलेंगे तो वहाँ पे बॉडी से जो हीट एक्सट्रैक्ट होगी, यानी कि एयर जो हीट बॉडी से अब्जॉर्ब करेगी वो कम होगी एज कंपेयर टू वाटर। वाटर के अंदर, वाटर में स्विमिंग के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब होगी हमारी बॉडी से, यानी कि वाटर जो हीट एब्जॉर्ब करेगा हमारी बॉडी से वो काफ़ी ज़्यादा होगी, ऑलमोस्ट 25 टाइम्स ज़्यादा होती है। जिसकी वजह से पानी के अंदर हमें, जब जाहिर सी बात है बॉडी की हीट निकल जाएगी तो हमें क्या ठंडक फील होगी एज कंपेयर टू ग्राउंड जहाँ पे एयर मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू थिंक लो टेम्परेचर इज द ओनली रीजन फॉर स्लो फॉल ऑन माउंटेन्स? क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि पहाड़ों पर जो बर्फबारी होती है उसकी रीजन क्या सिर्फ लो टेम्परेचर है? तो नहीं, इसका आंसर है नो। लो टेम्परेचर सिर्फ रीजन नहीं है स्नोफॉल की। माउंटेन्स पे स्नोफॉल की और रीजन भी हो सकती है। अब स्नोफॉल माउंटेन्स पे होता क्यों है? जब हवा जो है, वो हवा जिसमें नमी शामिल होती है वो माउंटेन्स के ऊपर मूव करती है, तो उसकी वजह से क्या होगा? वो ठंडी हो जाएगी और वो बन जाएगी, स्नो की शक्ल इख्तियार कर लेगी। अब ये जो हाइट इंक्रीज करती है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है या विंड पैटर्न है, ये बेसिकली तीनों स्नो फॉर्मेशन की रीजन होते हैं। जब हवा ऊपर की तरफ जाती है तो ठंडी हो जाती है, इसका जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा तो स्नो बन जाएगी। इस वजह से टेम्परेचर सिर्फ रीजन नहीं है स्नोफॉल की। टेम्परेचर के साथ साथ जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है और विंड पैटर्न है, ये भी क्या कर रहे होते हैं? स्नोफॉल की वजह बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन द टेम्परेचर ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम चेंज, एक्सप्लेन। क्या आइसोलेटेड सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होता है? इसको एक्सप्लेन करना है। तो यस, टेम्परेचर जो होता है, वैसे हम नॉर्मली आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो हम ये कहते हैं कि जिसमें हीट ना तो इंटर हो सके और ना ही लीव कर सके, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो सकता है। जब आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें ना तो मैस एंटर करेगा और ना ही लीव, सिस्टम में ना तो एंटर हो सकती है और ना ही लीव कर सकती है। एनर्जी और मैटर दोनों की बात की जा रही है। मैटर और एनर्जी दोनों ना तो सिस्टम में लीव करते हैं और ना ही एंटर होते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में। लेकिन इंटरनल जो प्रोसेस होता है, जैसे कि लेट्स सपोज केमिकल रिएक्शन है या कोई फेस चेंज है, जिस तरह आइस से वाटर में कन्वर्ट होता है, तो एनर्जी जो होती है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द सिस्टम, उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हो सकता है। यानी कि विद इन द सिस्टम से क्या मुराद है कि लेट्स सपोज कोई भी स्टेट, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में अगर चेंज होता है तो डेफिनेटली सिस्टम के अंदर टेम्परेचर का चेंज आएगा। बेशक हम उसमें ना तो सिस्टम में हीट एंटर कर रहे हैं और ना ही उसमें मैटर चेंज हो रहा है।
अब इसकी एग्जांपल दी गई है, इफ ए सब्सटेंस इनसाइड द सिस्टम अब्सॉर्ब्स और रिलीजेस एनर्जी, कि एक सिस्टम जो है वो क्या करता है, सिस्टम में कोई भी सब्सटेंस है और वो हीट वो एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है, तो उसका टेम्परेचर जो होगा वो चेंज हो जाएगा डेफिनेटली। जबकि एनर्जी ने ना तो सिस्टम में लीव किया और ना ही सिस्टम से आउट आई है, यानी कि ना तो सराउंडिंग से हीट इंटर हुई और ना ही सिस्टम से सराउंडिंग्स में हीट गई है। इसके बावजूद भी इंटरनल सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एज ए रिजल्ट ऑफ सम प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इंक्रीज्ड, हाउ कैन वन टेल दैट द इंक्रीज वाज ड्यू टू orderly macroscopic work W or due to the flow of disorderly microscopic energy Q? कि किसी प्रोसेस के रिजल्ट के तौर पर जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो इंक्रीज कर जाती है। कोई भी प्रोसेस हो रहा था और उस प्रोसेस के दौरान रिजल्ट क्या निकला, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज कर गई। अब हम ये कैसे कहेंगे कि वो इंटरनल एनर्जी वर्क की वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है या जो हीट प्रोवाइड की थी उसकी वजह से इंक्रीज हुई है? तो बेसिकली अगर किसी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी की बात करें कि वो इंक्रीज हुई है या नहीं, या बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज की बात की गई है, तो वो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है तो किस वजह से हुई है, वर्क की वजह से या हीट की वजह से? इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी चेक कर लेते हैं। अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क क्या है, मैक्रोस्कोपिक लेवल है, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑफन एसोसिएटेड विद चेंजेस इन सिस्टम वॉल्यूम और प्रेशर। जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है जो कि एसोसिएट कर रहा होता है चेंज इन सिस्टम वॉल्यूम और प्रेशर के साथ। जबकि हीट की बात की जाए तो हीट माइक्रोस्कोपिक लेवल है, जिसमें रैंडम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो उस टाइम पे रैंडम ट्रांसफर होगी एनर्जी का, उसको हम हीट का नाम देते हैं। अब सिस्टम, तीसरी चीज सिस्टम बाउंड्रीज की बात करें तो वर्क जो है वो क्रॉस करता है सिस्टम बाउंड्रीज को थ्रू मैकेनिज्म्स लाइक शाफ्ट वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क। जबकि हीट जो है वो ट्रांसफर कब होती है, टेम्परेचर ग्रेडियंट्स की वजह से। तो अगर हम दोनों की बात करें तो बाय एनालाइजिंग द नेचर ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर एंड द चेंजेस विद इन द सिस्टम we can differentiate between work and heat as the cause of the internal energy increase। के नेचर जो है एनर्जी ट्रांसफर की उसको एनालाइज करके और जो सिस्टम के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उनको देख के हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आया है वो वर्क की वजह से है या हीट की वजह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, at what temperature in degree centigrade the volume of a gas at 0 degree centigrade becomes double its volume while pressure remains constant। कि किस टेम्परेचर पे गैस का जो वॉल्यूम है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे डबल हो जाएगा उसका वॉल्यूम, while pressure remains constant, यानी कि प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए किस टेम्परेचर पे गैस का जो वॉल्यूम है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे डबल हो जाए। तो ये बेसिकली न्यूमेरिकल टाइप है जिसमें डाटा हमारे पास क्या है, टेम्परेचर T2 हमने कैलकुलेट करना है। एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस, V1 अगर V है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसने कहा है कि डबल हो जाए उसका वॉल्यूम, यानी कि V2 इनिशियल वॉल्यूम से डबल हो जाए, V2 2V हो जाए। और T1 हमें कितना दिया गया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मुराद ये है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 प्लस 273 केल्विन, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। तो व्हाट टेम्परेचर की बात की गई है, यानी कि T2 कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस को V कंसिडर किया है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये T1 है, बिकम्स डबल इट्स वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम V2 2V हो जाए। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। हमारे पास जो चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ का फार्मूला है V1 ओवर T1 इक्वल टू V2 ओवर T2। ठीक है, इसमें हमने T2 कैलकुलेट करना है तो इक्वेशन को अरेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके T2 इक्वल आ जाएगा V2 T1 ओवर V1। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, V2 की वैल्यू 2V है, T1 की वैल्यू 273 डिवाइडेड बाय V1 की वैल्यू V है, तो T2 इक्वल आ जाएगा 546 केल्विन। 546 केल्विन को जब डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो 546 माइनस 273 करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 273 डिग्री सेंटीग्रेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्क डन ऑन सिस्टम पुट्स एनर्जी इनटू इट, वर्क डन बाय सिस्टम रिमूव्स एनर्जी फ्रॉम इट। गिव एग्जांपल्स। कि जब वर्क सिस्टम पे किया जाए तो वो एनर्जी देता है, ठीक है, जबकि वर्क बाय द सिस्टम हो तो वो एनर्जी रिलीज करता है। वर्क ऑन द सिस्टम हो तो वो क्या कर रहा है, सिस्टम को एनर्जी दे रहा है, जबकि वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा। इसकी एग्जांपल्स देनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्क डन ऑन ए सिस्टम। जब सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है तो एनर्जी सिस्टम को ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से उस सिस्टम की टोटल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। उसकी पहली एग्जांपल हम देखते हैं, पंपिंग एयर इनटू टायर, यानी कि साइकिल, कार या किसी भी चीज के टायर में जो हवा भरी जाती है, वो हमारे पास एग्जांपल है वर्क डन ऑन ए सिस्टम की, जिसमें एनर्जी ऐड होती है। एनर्जी इज एडेड टू द एयर एज वर्क इज डन टू कंप्रेस इट। एनर्जी किस में ऐड हो जाती है, एयर में, जब वर्क किया जाता है उसको कंप्रेस करने के लिए। दूसरा, लिफ्टिंग अ वेट, एनर्जी इज एडेड टू वेट एज वर्क इज डन टू रेज इट्स अगेंस्ट ग्रेविटी। एनर्जी किस में, वेट में ऐड हो जाती है जब वर्क किया जाता है वो किसी भी वेट को रेज करने के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटी। इसके बाद दूसरा क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो उसका मतलब ये होता है कि सिस्टम एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है सराउंडिंग्स में, जिसकी वजह से टोटल एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी। अब इसकी पहली एग्जांपल क्या है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, एनर्जी इज लॉस्ट बाय ऑब्जेक्ट एज इट डज वर्क ऑन द अर्थ थ्रू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कि जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है तो उस केस में एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है अर्थ पे थ्रू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, किस वजह से, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से। इसी तरह दूसरी हमारे पास एग्जांपल है, बैटरी पावरिंग अ लाइट बल्ब। बैटरी जो है वो लाइट बल्ब को ऑन करती है। एनर्जी इज लॉस्ट बाय द बैटरी एज इट डज वर्क ऑन द लाइट द बल्ब, वर्क टू लाइट द बल्ब। अब इसमें एनर्जी जो है बैटरी की वो लॉस कर जाती है जब वो क्या करेगा, वर्क करेगा बल्ब को ऑन करने के लिए। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, वर्क डन ऑन ए सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम की। तो यहां तक हमारे पास 6 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मजीद इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।